तो आ गया हूं मैं वापस भारतीय रिजर्व बैंक को आपके सामने लेकर के। शक्तिकांत दास से आपको जो पूछना होगा वो आप मेल पे पूछ सकते हैं, मुझसे जो पूछना होगा वो आप यहां पूछ सकते हैं। ठीक है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा, पूरा टॉपिक अच्छे से डील किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। आपको बस उसको रिवाइज करना है और वीडियो को 1 से 2 बार और देखो ताकि तुम्हें एक एक चीज समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। चलो शुरू करते हैं मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा है, वो भी जब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स की बात करेंगे मॉनेटरी सिस्टम के वहां पर, बट वो भी इतना आसान बना दूंगा कि तुम्हें सब समझ में आएगा। बेसिक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे तो एक बात याद रखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निजी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में वर्ष 1935 में शुरू किया गया था, जहां पर 5 करोड़ की पूंजी कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने यूटिलाइज की थी। सो इट इज नथिंग बट इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935 एज पर द आरबीआई एक्ट, और रिकमेंडेशन इसकी दी थी हिल्टन यंग कमेटी ने। ठीक है, इसके बाद इसको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज कब किया गया? 15 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया एंड इट बिकेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं जिसकी ब्रांचेस तुम लोग देखते हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मतलब हो गया भारत का केंद्रीय बैंक, जिसके अंदर सारे बैंक्स आएंगे। सो इट बिकेम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 15 जनवरी 1949 को। शुरुआत इसकी हुई थी प्राइवेट सेक्टर के वेंचर के रूप में, कैपिटल 5 करोड़ रुपए के साथ। हिल्टन यंग कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी 1934 के आरबीआई एक्ट बना के, और उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया था। इसका करंट हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, बट सबसे पहले जब हेडक्वार्टर खुला था वो कलकत्ता में खुला था। इसके करंट गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर पे हैं, टर्म ऑफ सर्विस 3 ईयर है। ये सब बेसिक फैक्चुअल डेटा है। इनके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं और सभी का अपॉइंटमेंट सेंटर द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। एक सेलेक्ट कम सिलेक्शन कमेटी होती है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी भी कह लो उसको, उसके द्वारा किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 30 जुलाई से नहीं, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो 1 जुलाई से 30 जून तक इनका फाइनेंशियल ईयर होगा। वहीं जब गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक होता है। ये डिफरेंस क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर की एक्टिविटीज होती हैं उनको ये क्लब करके या उनको कंपाइल करके आरबीआई बुलेटिन जारी करते हैं। इसके लिए इनको एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, बिकॉज तुरंत आप एनालाइज करके रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं कर सकते। क्लियर? आरबीआई 1935 एस्टैब्लिशमेंट ईयर, वेंचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कैपिटल ऑफ 5 करोड़ के साथ शुरू हुआ। नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में। हेडक्वार्टर्ड मुंबई, गवर्नर शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर्स इनके अलावा होते हैं, और डिप्टी गवर्नर्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि डिप्टी गवर्नर्स 4 होते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि इनके रीजनल ऑफिसेज लगभग हर स्टेट कैपिटल में हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टेट कैपिटल में ही हो। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई थोड़ा सा अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आरबीआई के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है इट इज इशूअर ऑफ करेंसी एंड मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब मौद्रिक प्राधिकरण कह लो, या जो मुद्रा छापने का अधिकार है या नोट छापने का अधिकार है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। और ये अधिकार इनको कहां से मिलता है? इनका एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, जिस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत इनको 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी या फिर गोल्ड के फॉर्म में रखना होता है। इसमें भी 115 करोड़ रुपए के आसपास ये गोल्ड के फॉर्म में रखते हैं। ये वही गोल्ड है जिसके बारे में कहा गया था कि 1991 में आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व्स लेकर के आईएमएफ के पास गया था। आईएमएफ के पास गिरवी रखे थे कुछ समय के लिए। ठीक है,
तो क्या है, इशूअर ऑफ करेंसी, करेंसी इशू करने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। बट गवर्नमेंट एक नॉमिनल कह लो या जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि असली अधिकार गवर्नमेंट के पास है, ₹1 का जो नोट आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट छापती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ताकि ये दिखाया जा सके या ये बताया जा सके कि एक्चुअल जो मॉनेटरी अथॉरिटी है कंट्री की वो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, बेटर टर्म इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉइन्स की मिंटिंग भी आरबीआई के द्वारा की जाती है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिलीज करती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रिलीज करती है। क्या, जैसे 75 रुपए का सिक्का जारी कर दिया, 50 रुपए का सिक्का जारी कर दिया, ये सारी मिंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है अंडर आरबीआई, आरबीआई के द्वारा होती है। ठीक है, पहली चीज, इट इज इशूअर ऑफ करेंसी एंड मॉनेटरी अथॉरिटी। इसके अगेंस्ट में इट मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ 200 करोड़ रुपीस और इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। Another thing is it is government's bank, तो गवर्नमेंट के जो भी फिनेंसेस के ऑपरेशंस होते हैं या फिनेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए गवर्नमेंट डजंट गो टू दीज बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी नहीं जाती है, गवर्नमेंट किसके पास जाती है, आरबीआई के पास जाती है, बिकॉज इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई वो माध्यम बनता है जो सरकार के फाइनेंसेस या डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो टर्म है उसको यूटिलाइज करता है यहाँ पर। मतलब आरबीआई एक इमीडिएटर की तरह काम करता है गवर्नमेंट और बैंक्स के बीच में। आरबीआई गवर्नमेंट का डेट मैनेजर भी है। अब समझो कैसे है। मान लो गवर्नमेंट को पब्लिक स्पेंडिंग के लिए 50,000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, विच इज लेस इन इट्स देयर बजट। व्हाट दे विल डू, दे विल गो टू आरबीआई। अब आरबीआई अपने अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, जैसे आरबीआई क्या करेगा, उतने की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक्स को बेच करके या बैंक्स को कुछ समय के लिए लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए दे करके बैंक से वो 50,000 करोड़ रुपए लेके गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। या आरबीआई प्रिंट भी कर सकता है, आरबीआई अपने रिजर्व से भी दे सकता है व्हेनेवर गवर्नमेंट रिक्वायर्स, बट उसकी एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में गवर्नमेंट हैज टू पे बैक द अमाउंट टू आरबीआई। उसके बाद इट इज बैंकर ऑफ बैंक्स एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब देखो हम लोग थोड़ा सा सांप सीढ़ी खेल लेते हैं। यहाँ पे बैंकर ऑफ बैंक्स की बात हो रही है। जब भी किसी को बैंक को क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो बैंक किसके पास जाएगा, अपने बाकी चैनल्स को वो करके आरबीआई के पास। बैंक को बैंकिंग का लाइसेंस किससे मिलता है, आरबीआई से मिलता है। आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना बैंक के लिए वो है, बिकॉज आरबीआई इज द मेन बॉडी। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हो, आरबीआई है, आरबीआई के बाद बैंक है, और बैंक क्या कर रहा है, लोगों को या कंज्यूमर्स के ऑपरेशंस को डील कर रहा है। अब यहां पे क्या हुआ, कभी भी आपने सुना है क्या आरबीआई डायरेक्ट लोगों से डील करता है, नहीं, आरबीआई अपने बैंकिंग चैनल से डील करता है। सो इट इज नथिंग बट इट इज बैंकर ऑफ बैंक्स। इसके सपोर्टिंग में क्या कह सकते हैं, बैंक के डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के साथ, ये आगे डिस्कस करेंगे। बैंक को लोन आरबीआई प्रोवाइड करता है, लाइसेंसिंग, रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन, ये सब कुछ आरबीआई के माध्यम से गवर्न होते हैं। Then it is lender of last resort. Whenever bank need loans, it goes to RBI. It takes loan from RBI. अगली चीज, रिजर्व हो गए, क्लियरेंस ऑफ इंटर पेमेंट बैंक लाइबिलिटीज हो गई। इट इज रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये चीज इसमें आएगी। क्या है, इट इज रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आपको पता होगा, आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, एटीएम से ट्रांजैक्शन में क्या करते हैं, मान लो ईशान आपका अकाउंट एसबीआई में है, आपको पैसे की तुरंत जरूरत पड़ी, आपने क्या किया, आप तुरंत भाग गए, सामने पीएनबी का एटीएम दिखा, पीएनबी के एटीएम में घुस गए। अब पीएनबी वाला एटीएम ये नहीं कहता है कि ईशान भाई आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आपको पैसे नहीं दिए जा सकते। पीएनबी आपकी जो भी डिमांड होगी, आपको 10,000 20,000 रुपए निकालने हैं, आपने पीएनबी के एटीएम से निकाल लिए। आपका अकाउंट किस में था, एसबीआई में था, बट आपने पैसे कहां से निकाले, पीएनबी के एटीएम से। तो जो डिडक्शन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ वो पीएनबी के एटीएम का हुआ या पीएनबी के रिजर्व का हुआ, भले वो पैसा आपके अकाउंट से कटा है। तो अब क्या होगा, एसबीआई के पास पीएनबी के वो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा में है, जिसको एसबीआई को किसको पे बैक करना है, पीएनबी को करना है ऑन योर बिहाफ।
अब आपके बिहाफ पे पे करना होगा, तो ये जो इंटर बैंक लाइबिलिटी है, इंटर बैंक लाइबिलिटी क्या हुई, पीएनबी एसबीआई की लाइबिलिटी हुई कि पीएनबी को उसको 20,000 रुपए पे करने हैं, उसके लिए आरबीआई के चैनल्स हैं और आरबीआई का पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन कह लो, प्लेटफॉर्म कह लो या सिस्टम है जिसके थ्रू वो पैसा ट्रांसफर होता है। सो दैट क्लियर्स इंटर बैंक लाइबिलिटी। आपने सुना होगा एनपीसीआई के बारे में, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से आरबीआई प्लस एसोसिएशन ऑफ बैंक्स के थ्रू खोला गया, जिसका काम है इंडिया में डिजिटल पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली डेवलप करना और उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन को देखना, प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल और नेट बैंकिंग का कॉन्टेक्स्ट है, इन सबका रेगुलेशन एनपीसीआई के माध्यम से होता है। अब मान लो अभिषेक है, अभिषेक ने 2 लाख का चेक लगाया और ये जो 2 लाख का चेक था वो उनको क्लियर करने के लिए लगाना था एसबीआई में, और उनको जिस बैंक का चेक मिला वो मिला एचडीएफसी का, तो दे विल गिव टू होम, एसबीआई। एसबीआई में जाके उन्होंने अपना चेक सबमिट किया, 2 लाख रुपए का चेक, ऐसा कुछ होता है, 2 लाख रुपए का चेक सबमिट किया उन्होंने। ये चेक का क्या होगा, एसबीआई क्या करेगा, जिस एचडीएफसी की ब्रांच में ये अकाउंट होगा वहां पर भेजेगा। कैसे भेजेगा, डायरेक्ट चेक थोड़ी ना भेजेगा, चेक की पिक्चर्स भेजी जाती हैं, क्यों, सिग्नेचर जो है वो सही है या नहीं है, देन अकाउंट में 2 लाख रुपए है या नहीं जिसके अकाउंट से डेबिट होने हैं, प्लस अदर क्लियरेंसेस होते हैं। तो इसके लिए एक सिस्टम है, देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स, कोई बैंक सिस्टम यूज कर रहा है, many banks use Finacle and other systems for all these things. So जो interbank liabilities हैं वो वहां से clear out होती हैं। I hope this is clear to you. अब ये समझो, it is regulator और supervisor of financial system। अब financial system में क्या क्या include होता है, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, पेमेंट गेटवेज एंड यूपीआई बेस्ड पेमेंट, ये सब कुछ का मैनेजमेंट और सुपरविजन कौन कर रहा है, आरबीआई अपने चैनल्स और यूनिट्स के माध्यम से कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू नैंसी? ठीक है, तो 3 हो गए फंक्शंस, इट इज रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इट इज बैंकर ऑफ बैंक्स एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। एक आध बार आपके स्टेट पीसीएस और अलग एग्जाम्स में भी पूछा गया, एलओएलआर क्या है, इशूअर ऑफ करेंसी एंड मॉनेटरी अथॉरिटी इज इट्स थर्ड एप्लीकेशन। फिर अगला फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, तो देखो ईशान, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स का क्या मतलब होता है, फॉरेक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज कुछ नहीं होता है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी which is used for what, exchange of currency। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आपने देखा होगा कि अलग अलग सिटीज में वेस्टर्न यूनियन की ब्रांचेस होती है। ये वेस्टर्न यूनियन क्या करती है, अलग अलग कंट्रीज की मुद्राएं, फॉर एग्जांपल डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया या कोई और कंट्री का हो गया, उसके अगेंस्ट में रुपी को कन्वर्ट करने के लिए आप जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ईशान जा रहे हैं पोलैंड घूमने, तो उनको पोलैंड की करेंसी चाहिए, तो पोलैंड की करेंसी के लिए वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो पोलैंड की जो भी करेंसी शायद यूरो ही होगी, तो 1 रुपए नहीं, यूरो इस समय जो होगा वो 90 रुपए के आसपास होगा, ठीक है, 1 यूरो 90 रुपए के आसपास होगा। तो ईशान को क्या करना पड़ेगा, अगर उनको 10 यूरो चाहिए तो वो 900 रुपए देंगे वेस्टर्न यूनियन में, या कुछ फीस भी उसके साथ एड ऑन होगी और उसके बदले उनको 10 यूरो मिल जाएंगे। सो ऑल दिस वर्क इज डन बाय वेस्टर्न यूनियन, और वेस्टर्न यूनियन का भी रेगुलेशन कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। सो आरबीआई इज नथिंग बट आरबीआई इज ऑल्सो कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, एंड थ्रू इट्स चैनल्स इट फैसिलिटेट्स the mobilization of those currencies for better use। For example, इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत सारे आते हैं, who are having their own foreign currencies, तो वो क्या करेंगे, they will go to these western union and other sources और वहां से एक्सचेंज करके उसको यूटिलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोलर।
क्रेडिट कंट्रोलर इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई. इट कंट्रोल्स द क्रेडिट. क्रेडिट से मतलब कुछ और नहीं है, क्रेडिट से मतलब मनी सप्लाई का है. अब मनी सप्लाई क्या होती है ये समझ लो. आपकी पॉकेट में जो भी पैसा है प्लस जो भी लोन बैंक प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज मनी सप्लाई. कहने का मतलब ये है कि मनी इन सर्कुलेशन in an economy plus loan provided by the bank is nothing but money supply. मुद्रा जो भी मार्केट में घूम रही है वो मनी सप्लाई है. ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कौन करता है? आरबीआई करता है, जिसको हम कहते हैं आरबीआई वर्क्स एज अ क्रेडिट कंट्रोलर. अनदर इज इट आल्सो वर्क ऑन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज. अगर आपको याद होगा तो कई बार गवर्नमेंट के ऊपर या आरबीआई के ऊपर ब्लेम भी लगता है कि ये एक डर्टी प्ले करते हैं एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने का. देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लोटिंग होता है, फिक्स होता है, और भी एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग होता है. ये जो मैनेज्ड फ्लोटिंग होता है इसको आप डर्टी वो कहते हैं. फिक्स रेट का मतलब क्या है? आपने एक रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स कर दिया. फॉर एग्जांपल 1992 के पहले तक एक्सचेंज रेट हम फिक्स रेट सिस्टम चलाते थे, जहां पर तकरीबन $1 बराबर 40 रुपए के आसपास होता था. फिर हमने क्या किया, वो मैकेनिज्म चेंज करके फ्लोटिंग कर दिया. और फ्लोटिंग में आज के डेट में अगर देखें तो 81.90 रुपीस के आसपास है $1. अब ये क्या है? ये मार्केट ड्रिवन है ना. मार्केट ड्रिवन का मतलब हो गया ये डिमांड और सप्लाई पर आधारित है. डिमांड 60, आपको $20 ज्यादा पे करना पड़ेगा. और जब आपको $20 ज्यादा पे करना पड़ेगा तो ये क्या दिखाता है? डिमांड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ गई. सो यहां पर एक्सचेंज रेट फिर इससे इफेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डॉलर ज्यादा मार्केट में वैल्यूएबल हो गया. दैट विल डू व्हाट? दैट विल डिक्रीज योर रुपीज वैल्यूज, और रुपी डेप्रिशिएट कर जाता है. वहीं जब रुपी की डिमांड बढ़ती है या शेयर मार्केट अच्छा काम करता है तो रुपी थोड़ा स्ट्रांग होता है, रुपी एप्रिशिएट कर जाता है. अब इसमें आरबीआई का क्या रोल है? आरबीआई क्या करेगा? अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू थोड़ा सा रेगुलेशन करेगा, या इनविजिबल तरीके से एक ऐसा रेगुलेशन करता है जिससे रुपी का जो फॉल है वो थोड़ा सा रुक जाए. गाना भी है, रुक जाना नहीं वाला, वो सुन लेना तुम लोग घर जाके. ठीक है. It is also having some developmental roles and it is also the representative of government. इसका मतलब यह है कि जो विश्व के बड़े आर्थिक मंच हैं जैसे WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, वर्ल्ड बैंक, या G7 या G20 ग्रुप्स का जो समूह है, उस पे बड़े बड़े लेवल्स पर आरबीआई गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है. आरबीआई के ऑफिशियल्स जाते हैं जो एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के तौर पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजन को और रिपोर्ट्स को और बाकी डिटेल्स को वहां पर प्रेजेंट भी करते हैं. तो this was all about RBI's functions. कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स है, क्रेडिट कंट्रोलर हो गया, एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया. इट इज आल्सो हैविंग सम डेवलपमेंटल गोल्स. डेवलपमेंटल गोल्स में आप ये भी कर सकते हो कि ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसा फ्रेम करने की कोशिश करते हैं ताकि जो ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट का स्कोप है या इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है उसको भी सपोर्ट मिल सके एट टाइम्स. कैसे, वो आगे बताएंगे. अब देखो ये सारी चीजें हैं जो मैंने डिस्कस की आपसे. इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया होगा, फंक्शंस ऑफ आरबीआई हो गया, आरबीआई के बारे में हो गया. एक पॉइंट और छूट जाता है यहां पे जो आपको डिस्कस करना चाहिए. क्या आरबीआई ऑटोनोमस है? क्या इसकी ऑटोनॉमी एक्चुअली है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी कहता तो है, बट क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर है या नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है तो क्या आरबीआई अपने फैसले खुद ले रहा है? कई बार ऐसे इंसिडेंसेस आए हैं जब आपने देखा होगा कि रघुराम राजन वर्सेस उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए या कुछ पॉइंट्स हुए जहां पर उन्होंने अपोज किया या कुछ पॉलिसीज को उन्होंने अपोज किया पब्लिकली. तो ये क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे? अब आपको ये समझना पड़ेगा देयर शुड बी सम कोहेरेंस. कोहेरेंस मतलब एक रूपता या समरूपता होनी चाहिए सरकार और आरबीआई के बीच में, ताकि जो ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है या समृद्धि का जो ऑब्जेक्टिव वो भी बना रहे, प्लस जो इन्फ्लेशन टारगेट करने का स्कोप है वो भी बना रहे.
सो इसी के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिल करके मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात की, और वही मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। देखो बच्चों, ज्यादा होगा तो बता देना, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा। ज्यादा इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम्हें जितना ज्यादा समझ में आएगा उतना ज्यादा तुम अपना दिमाग चलाओगे और उतने जल्दी तुम इकोनॉमिक्स समझ पाओगे। राइट ईशान? ईशान बेचारा बोर हो चुका है क्लास से, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल मेक दिस क्लास मोर इंटरेस्टिंग फॉर हिम। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ये कुछ और नहीं है, ये केवल रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट मनी सप्लाई के रेगुलेशन को कैसे गवर्नमेंट होल्ड करती है या हेल्ड करती है। सो इट इज नथिंग बट इट इज रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई। सिंपल, सीधी और सरल भाषा में अगर आपसे कोई पूछे मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य है, तो मौद्रिक नीति से तात्पर्य यह है कि मुद्रा की आपूर्ति को नियमित करना ही मौद्रिक नीति कहलाता है। अब इस मौद्रिक नीति में मनी सप्लाई क्या है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। मैंने क्या आपको बताया? मनी सप्लाई इज नथिंग बट इट इज मनी हेल्ड विद द पब्लिक प्लस बैंक लोन्स। मतलब लोगों के पास जो पैसा है खर्च करने के लिए वो, और बैंक का लोन इज मनी सप्लाई। अब आपको पता होना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे पहला और प्राइम ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को टारगेट करना। अगेन द अनदर थिंग इज स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाना या उसकी थोड़ी सी सहायता करना। उसके अलावा स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। अगर आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस आ जाए, कई बार पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, सो देयर आर 4 थिंग्स। वन थिंग इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, सेकंड थिंग इज स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड थिंग इज स्टेबलाइजेशन ऑफ exchange rate, and fourth thing is reduction of poverty. So there are 2 types of monetary policy. अब ये जो भी चीजें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट कमिंग क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा। 2 टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक एक्सपेंशनरी होती है, दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। ये सारी डिटेल्स बताने के पहले और तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी वहानी कुछ नहीं है बेटा, ये इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स को बताने के लिए। मान लीजिए 2 देश हैं, एक देश है इंडिया और दूसरा देश है आपका प्यारा पाकिस्तान। तो जो आपका प्यारा पाकिस्तान है वहां पर अभी क्या प्रॉब्लम चल रही हैं? आपके प्यारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये चल रही है कि इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, वो डायन बन के खा रही है उनको। तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है आज की डेट में। तो पाकिस्तान में जब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो गवर्नमेंट और पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक होगा उसके क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव्स होंगे? इस इन्फ्लेशन को टारगेट करना। अब इस इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? दे नीड टू वर्क ऑन कि जो ओवरऑल डिमांड है वो ओवरऑल डिमांड को डिक्रीज करें। अब ओवरऑल डिमांड कैसे डिक्रीज होगी? जब मार्केट से मनी सप्लाई डिक्रीज करेंगे वो। अब मार्केट से मनी सप्लाई डिक्रीज करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनके जो इंपॉर्टेंट रेट्स होंगे उसको उन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट रेट्स इंक्रीज करने से क्या होगा? जो बैंक्स होंगे वो अपना जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो इंक्रीज करेंगे। अब जब बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, बैंक के पास पहली चीज तो ये है कि क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं तो बैंक के पास जो लोन देने का अमाउंट है वो भी तो कम होगा। अब बैंक क्या कोशिश करेगा? इसी कम लोन अमाउंट से उतना ही प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगा जो प्रॉफिट ये पहले अर्न कर रहा था। तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा? अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम मार्केट में जो डिमांड है उसका क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो प्राइवेट इन्वेस्टर है। अब
जो इंटरेस्ट रेट मान लो पहले 8% था, वो इंटरेस्ट रेट अब 12% है, तो क्या वो प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा? इज इट डिजायरेबल फॉर हिम? नहीं। क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, दैट विल फर्दर हैम्पर व्हाट? प्रॉफिट डिक्रीज होगा। सो क्या होगी? ओवरऑल डिमांड डिक्रीज होगी, और जब ओवरऑल डिमांड डिक्रीज होगी किसी इकोनॉमी में, तो क्या होगा? जो सप्लाई है वो तो एडिक्वेट है, प्राइसेस ऑफ गुड्स विल बी डिक्रीज। अगर इस टाइप की कोई मॉनेटरी पॉलिसी है तो उस मॉनेटरी पॉलिसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या है? संकुचित या डियर मॉनेटरी पॉलिसी। कहने का मतलब यह है जब आप किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हो या संकुचित करते हो तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या हो रहा है? आप स्पेस कम कर रहे हो। जब आप स्पेस कम करोगे तो वहां पर चीजें कम आएंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं और 10,000 रुपए में आपको खर्चे इस हिसाब से करने हैं कि 10 के 10,000 रुपए आपके पूरे खर्च हो जाएंगे, तो क्या होगा? आपके लिए जो 10,000 रुपए होंगे वो डियर हो जाएगा या ज्यादा प्यारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी फिजूल खर्ची या कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा सहन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 10,000 रुपए के खर्चे की ऑलरेडी डिमांड जनरेटेड है। सो दिस काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज कॉल्ड डियर और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक और एग्जांपल से समझ लो इसको थोड़ा अच्छे से। चलो बताना आप ज्यादा खर्च करने की स्थिति में कब होंगे? जब आपके पास 10,000 रुपए होंगे या 20,000 रुपए होंगे? जब आपके पास 20,000 रुपए होंगे, नो डाउट इन दैट। बट अगर यही 20,000 में से मैं आपसे 10,000 रुपए कम करवा दूं तो अब आपकी स्थिति क्या है? हम कहते हैं ना अपने दोस्तों से, इस मंथ हार्ट टाइट है। वो हार्ट टाइट का मतलब क्या होता है? हमारे पास पैसों की कमी है। इसी पैसों की कमी की सिचुएशन को हम कहते हैं डियर मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यहां पर एक्चुअली क्या करता है सेंट्रल बैंक मार्केट से मनी सप्लाई को कम कर देगा। मनी सप्लाई को कम कैसे करेगा? अब उसको समझिए। देखो मनी सप्लाई क्या है? आपको मैंने बताया मनी सप्लाई दो चीजें हैं, मनी हेड विथ पब्लिक, और दूसरी चीज क्या है? बैंक लोन। तो आरबीआई ज्यादा काम कहां पे कर सकता है? जो लोगों की जेब में पैसा है उसको कम कर सकता है, या बैंक की जो लोन देने की कैपेसिटी है उसको कम कर सकता है? आरबीआई पहली चीज कर सकता है क्या? आपकी जेब से जाके पैसे निकाल सकता है क्या? नहीं। तो आरबीआई क्या करेगा? ज्यादा डिजायरेबल क्या है? बैंक की जो लोन की कैपेसिटी है उसको कम कर दे। उसको कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है? एक चीज होती है रेपो रेट, जो अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, रीपरचेज ऑप्शन। ये रीपरचेज ऑप्शन का मतलब क्या है? थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। आरबीआई और बैंक के बीच की बात है ये, लेकिन आपको भी आज समझा देता हूं, समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है। आरबीआई बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक नियमित टाइम पीरियड के लिए या एक टाइम पीरियड के लिए फॉर से 1 साल के लिए बेच देता है, और बैंक को वादा ये करता है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले, फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 करोड़ रुपए की थी, तो बैंक के पास जो एक्स्ट्रा 10 करोड़ थे वो किसके पास चले गए? आरबीआई के पास चले गए। फिर आरबीआई ने ये प्रॉमिस किया है कि एक समय के बाद, मतलब आफ्टर 1 ईयर मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको इस रेट पे
वो पैसा वापस कर दूंगा विद इंटरेस्ट। तो आरबीआई ने क्या किया, 7.5% पे बैंक को 10 करोड़ रुपए वापस कर दिया, मतलब 10 करोड़ प्लस 7.50% ऑफ 10 करोड़ रुपीस। ठीक है, बैंक क्या करेगा, जो आरबीआई की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई ने गिरवी रखी थी वो आरबीआई को उसके बाद वापस कर देगा। बट इस एक साल के लिए बैंक का जो 10 करोड़ रुपए था वो अब किसके पास है, आरबीआई के पास, और उस पर इंटरेस्ट रेट भी बैंक को अच्छा मिल रहा है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मान लो बैंक पहले 50 करोड़ तक का लोन दे सकता था, अब बैंक कितने का लोन दे सकता है, अगर 10 करोड़ आरबीआई के पास जमा कर दिए तो 40 करोड़ रुपए का। तो बैंक की कैपेसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। अब बैंक क्या करेगा, उसी लेवल पर इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, और दूसरी तरफ डिमांड तो 50 करोड़ के लोन की थी, तो डिमांड और सप्लाई कितनी है, केवल 40 करोड़ है। तो डिमांड और सप्लाई को मीट करने के लिए, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए गवर्नमेंट बैंक क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, जो डिमांड है, ओवरऑल डिमांड है, दैट विल डिक्रीज बाय 10 करोड़। तो जब डिमांड 10 करोड़ की डिक्रीज हुई तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, और डिमांड डिक्रीज होने से प्राइसेस डिक्रीज होंगे। ये एक ओवरऑल बेसिक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश की है कि यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। वहीं इसका ठीक उल्टा क्या होगा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जो दूसरे टाइप की होती है। ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी, इसमें क्या करेगा, इसका पर्पस क्या होता है, देखो समझो, आपको बस बेसिक समझना है, दिमाग में समझने के लिए है। मैं इतना कुछ समझा सिर्फ इसलिए रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, अदरवाइज आपके लिए इतना भी काफी है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई बढ़ा देता है, और पर्पस क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ये कैसे करेगा, जब मनी सप्लाई बढ़ानी होगी तो आरबीआई जो अपना रेपो रेट है उसको डाउन करेगा। डाउन करने के बाद क्या होगा, बैंक के लिए वो डिजायरेबल नहीं होगा कि वो आरबीआई वाले चैनल में इन्वेस्ट करे। तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास अब ज्यादा पैसे होंगे, फॉर एग्जांपल मान लो 50 CR बैंक के पास है, तो बैंक विल डू व्हाट, वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। जैसे आरबीआई ने 2 बार से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, रेपो रेट नहीं बढ़ाया, तो रेपो रेट से डायरेक्टली जो लिंक था इंटरेस्ट रेट बैंक का, बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया होम लोन पे, एज इट इज रखा है 2 बार से। बैंक को अपनी एक्टिविटीज के लिए आरबीआई से लोन लेना ही पड़ता है, या आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी ही पड़ती है। सो दीज आर द थिंग्स जो वहां पे है। अब होगा क्या, अब समझो, जब आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप क्या करोगे, आपकी डिमांड बढ़ेगी। वही सेम कॉन्टेक्स्ट, पहले आपके पास केवल 10,000 रुपए थे, अब आपके पास 20,000 रुपए हैं। जब 20,000 होंगे तो डिमांड भी तो बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर भी तो बढ़ गई एट द सेम टाइम। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लीड्स टू व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर, कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होता है और एक्सपेंशनरी क्या होता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और कल की क्लास में हम बहुत अच्छे से समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। कल की क्लास मतलब मेरी अगली क्लास में, वेन एवर इट विल हैपन, लाइक कमिंग थर्सडे में होगी मेरी क्लास फिर से, और उस क्लास में हम पूरा मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इन्फ्लेशन समझ में आया, आपको मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम इन इंडिया थोड़ा सा समझ में आया होगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके फंक्शन समझ में आए होंगे। समरी ऑफ बजट जरूर पढ़ना, बिकॉज इट मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंप्रेशन ऑन योरसेल्फ, कि आपको ये पता चलता है एक्चुअली गवर्नमेंट जा किस हो रही है, गवर्नमेंट के प्लान्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।